राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की 152वीं जयंती पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस्कॉन परंपरा के महान आचार्य और गौड़ीय वैष्णव दर्शन के प्रमुख प्रचारक माने जाते हैं। कार्यक्रम में संतों और श्रद्धालुओं को गृह मंत्री अमित शाह ने नमन किया और मायापुर की पावन भूमि पर उपस्थित भक्तजनों का हरे कृष्ण कहकर अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि भक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, जिसने विश्व भर में वैष्णव परंपरा का संदेश पहुंचाया है। आज इस पवित्र अवसर पर पवित्र मायापुर की भूमि पर देश भर से और पूरे बंगाल से आए हुए सभी भक्तजनों को मेरा हरे कृष्ण। सबसे पहले आज सुबह मेरी देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जोड़े के साथ बात हुई थी। मैंने उनको कहा कि आज मैं सरस्वती ठाकुर महाराज की 152वीं जयंती में मायापुर जा रहा हूं। उन्होंने बड़े मन से और भाव से आप सभी को हरे कृष्ण कहा है। और आज परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का 152वीं जयंती का समारोह भी है। तो एक प्रकार से मणिकंचन योग है, स्थान भी पवित्र है, दिन भी पवित्र है और पूज्य संतों का यहां पर सानिध्य भी हमारे सामने है। मित्रों, आज मैं चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत जो महाविष्णु के स्वरूप है, गदाधर और श्रीवास, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब मायापुर धाम में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी और भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी को मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि ये दो महापुरुषों ने ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, उसको न केवल आगे बढ़ाया, आधुनिक बनाकर युवाओं में और विश्व भर के आत्माओं के कल्याण का रास्ता प्रशस्त करने का काम किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ही जीवन काल के अंदर देश और दुनिया के कई अज्ञान के अंधकार से पीड़ित आत्मा के उद्धार का, भक्ति का रास्ता प्रशस्त किया। गुण अवगुण, अच्छा बुरा तो इंसान में बसता है, इंसान में रहता है, मगर जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को विलीन कर कर श्री कृष्णमय हो जाता है तो सब अच्छा ही अच्छा हो जाता है। और यही रास्ते पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन, नृत्य, भक्ति संगीत और गीता का अगाध संदेश बहुत सरल तरीके से पूरे पूर्वी भारत में उत्तर पूर्व तक, नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाकर कई अज्ञानी जीवन में प्रकाश का उजियारा, भक्ति का दीपक प्रगटाने का काम किया। और वही आंदोलन को परम पूज्य भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद और पूज्य भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने न केवल आगे बढ़ाया, इसको आधुनिकता के साथ जोड़कर युवाओं को और समग्र विश्व को अपने
आत्मा के कल्याण का रास्ता प्रशस्त किया। कोई व्यक्ति तय करे कि मैं मेरे जीवन में 1 अरब बार प्रभु श्री कृष्ण का जाप करूंगा, ऐसा संकल्प लेना ही बड़ी बात है, मगर अपने जीवन के कालखंड में वो संकल्प पूरा करने का काम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने किया। ये दुनिया के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। धर्म को कई प्रकार की मान्यताओं की रूढ़ियों से बाहर निकालने का काम उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तापित किया कि आधुनिकता धर्म की दुश्मन नहीं है, आधुनिकता से ही धर्म आगे बढ़ता है, वो धर्म की साथी है। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सरोजनी नगर में सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन किया गया, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त शिक्षा संस्थान की सौगात मिली है। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राजधानी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थियों को नई शिक्षा प्रणाली का पूरा लाभ मिल सके। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कार्यक्रम में भाग लेते हुए शिक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया और कहा कि दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मैं सबसे पहले दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने जो वादा किया था दिल्ली की जनता के साथ, उसको उन्होंने 1 साल के अंदर अनेकों बार दुनिया में अनेकों आयामों में पूरा किया। मैं विशेष करके भारत सरकार की ओर से शिक्षा विभाग में उन्होंने जो जो वादे किए थे उसको धीरे धीरे पूरा करने में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए उनकी 1 साल की पूर्ति के अवसर पे उनकी सेवा के दायित्व अभी 1 साल हुए हैं। उस 1 साल के अंदर उन्होंने दिल्ली में 75 सीएम श्री स्कूल खुले। मैं आज पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सीएम श्री अगर एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को उन्होंने एक एग्जाम्पलर स्कूल कर, आदर्श स्कूल करके दिल्ली में 75 स्कूलों में ले जाएंगे। इस स्कूल में दिल्ली की गरीब घर के, सामान्य घर के, मध्य वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ेंगे। उनको भी दिल्ली की प्राइवेट स्कूल जैसा अत्याधुनिक सुविधा, टेक्नोलॉजी में, पढ़ाई की क्वालिटी में और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने आज उपलब्ध कराया। आपको अनेक अनेक साधुवाद, अनेक अनेक धन्यवाद। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, दिल्ली देश की राजधानी है। देश की दिल्ली, दिल भी दिल्ली में रहता है। अनेक लोग कामकाज के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए दिल्ली में आके रहते हैं। देश से अनेक बच्चे दिल्ली भी आते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल में भी आते हैं, कॉलेज में भी आते हैं, यूनिवर्सिटी में भी आते हैं। दिल्ली केवल दिल्ली वासियों का नहीं है, दिल्ली देश का है। इसलिए दिल्ली स्टैंडर्ड बनेगी, वो देश की स्टैंडर्ड बनेगी। आज सीएम श्री स्कूल समेत दिल्ली में लगभग 45 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। 20 लाख बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं, 25 लाख बच्चे दिल्ली सरकार हो या एमसीडी की स्कूल हो, उस स्कूलों में पढ़ते हैं। यह 45 लाख बच्चों के लिए शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दिल्ली में शिक्षा नीति को लागू करने की दायित्व दिल्ली सरकार की है। मेरा पूरा भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो मुहिम किया है, वो स्कूल शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो या रिसर्च सेंट्रिक शिक्षा हो, ये सारे में दिल्ली सरकार भी अपनी दायित्व निभा रही है। मैं फिर एक बार दिल्ली सरकार को अपने सफल कामों के लिए बधाई देता हूं। जब इस शानदार स्कूल को मैंने हर क्लासरूम में जाकर के देखा, जब इस सीएम श्री स्कूल में उन बच्चों को कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर पे काम करते हुए देखा, जब छोटे छोटे बच्चों को बाल वाटिका में डिजिटल गेम्स खेलते हुए देखा, जब लैंग्वेज लैब में बच्चों को
अनेक प्रकार की भाषाओं में बोलते हुए देखा और हमारे ये सरकारी स्कूल के बच्चे जहां एआई के माध्यम से अनेकों नए इनोवेटिव आइडियाज पे काम करते हुए देखा, तो आज मुझे महसूस हो रहा है कि जिस दिल्ली सरकार के स्कूल से मैं खुद पढ़ी, आज मुख्यमंत्री होने के बाद जो सपना मुझे अपने दौरान था कि मैं ऐसे स्कूल होना चाहिए मेरा जहां कंप्यूटर हो, जहां बढ़िया लाइब्रेरी हो, जहां बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, अच्छी लैब्स हो, आज वो सपना मुझे साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं दिल की गहराई से बधाई देना चाहती हूं हमारे शिक्षा मंत्रालय को, हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी को और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, जिनके मार्गदर्शन में हमने दिल्ली के शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया। आज 75 सीएम श्री स्कूलों के उद्घाटन करते हुए 1 वर्ष का कार्यकाल जब सरकार का पूरा हो रहा है, ऐसे मौके पे 7,000 स्मार्ट क्लासरूम दिल्ली के हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों को मिलना सच में किसी सपने जैसा लगता था जो आज साकार हो रहा है। मैं विश्वास दिलाती हूं दिल्ली के पेरेंट्स को, हम अपने गवर्नमेंट स्कूल को इस लेवल तक लेकर के जाएंगे कि लोग हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए अप्रोच लगाएंगे। आपको सुकून मिलेगा जब आप अपने बच्चे को दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। इतना मजबूत कर दिया जाएगा हर विद्यार्थी को कि वो आने वाले अपने जीवन में हर गुण और हर कला से परिपूर्ण हो। उसे कंप्यूटर भी चलाना आए, वो खेलों में भी अव्वल हो और पढ़ाई में भी हर नंबर पे अपने आप को साबित कर सके। 1 वोट की ताकत दिल्ली वासियों ने अपनी इस्तेमाल की और पिछली 8 फरवरी को एक जनादेश दिया। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 27 साल बाद दिल्ली की गति बदलना शुरू हुई। गति बदल रही है और शिक्षा का मॉडल सच में बदल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम दिल्ली सरकार के प्रत्येक क्लासरूम में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगाएं, हर स्कूल में लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में बच्चे इस्तेमाल करें, कंप्यूटर लैब हो और सभी फैसिलिटीज से परिपूर्ण हमारा एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं आज इस मौके पे ज्यादा कुछ ना कहते हुए फिर से आप सभी को ढेर सारी बधाई देती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुतिकरण के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए इसे विकास और जन कल्याण केंद्रित बजट बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो राज्य की विकास प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 18,48,000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है। सीएम ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में लगभग 9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति का संकेत है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित करते हुए कहा कि कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी लगातार हर एक क्षेत्र में अपने आकार के साथ साथ विकास के पर्याप्त धनराशि रखते हुए लगातार आगे बढ़ने के संकल्प की तरफ बढ़ रहा है। और खास करके माननीय प्रधानमंत्री ने जो 4 शब्द दिए हैं,
गरीब महिला, युवा, किसान जिसको ज्ञान करके देते थे, इसमें इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री द्वारा खास करके आई भी जोड़ा है। तो ज्ञान से ज्ञानी के मार्ग पर है। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए। देश के अंदर पहला ये बजट है जो एक तरह से रोलिंग बजट है। रोमिंग बजट के आधार पर हम अपने इस राज्य के अंदर आने वाले 2 वर्ष का भी एक खाका खींच करके इस साल के बजट से अगले साल तक के बजट को जोड़ करके जो हमने विकास का पैमाना बनाया है, अमृतकाल 2047 तक और क्रमशः चरणबद्ध हर 5-5 साल में अपनी राज्य की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाए। इसी सिलसिले में बजट 2026-27 का आज का बजट जो विनियोग 4,38,317 करोड़ का है, जिसमें 2026-27 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 18,48,274 करोड़ का अनुमानित है। 2025-26 में पुनरीक्षित अनुमान जो इसकी वृद्धि है ये 10.69% की वृद्धि है। इसमें प्रति व्यक्ति आय 2024-25 की तुलना में 25-26 में 9% की ग्रोथ हुई है। 2026-27 में पूंजीगत व्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.80% अनुमानित है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा 3.87%। सामान्यतः ऋण सीमा ये 3% की होती है और हमारे पास इस सीमा के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण सीमा 0.87% की है। ऐसे में हम इस दायरे के अंदर राज्य के अंदर पूरे देश के अंदर भारत सरकार की गाइडलाइन के अंदर ही अपने बजट को रख करके आगे बढ़ रहे हैं। ये वर्ष 2026 हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषित किया है। इस नाते से उत्पादन और उत्पादकता के लिए 28,158 करोड़ रुपया, आदान व्यवस्था हेतु 64,995 करोड़ रुपया, उपज के बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8,091 करोड़ रुपया, सुरक्षा चक्र विभिन्न प्रकार के फसल के बीमों के लिए 13,769 करोड़, कुल जमा इस किसान कल्याण वर्ष में कृषि वर्ष के लिए अन्य वित्तीय संसाधन सहित 1,15,013 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंधन किया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक बजट में राज्य की एक अभिनव और दूरदर्शी पहल है। पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में और 24-25 में 25-26 में 30% की ग्रोथ से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अधोसंरचना विकास में बजट 26-27 में पूंजीगत व्यय परिव्यय में 1 लाख करोड़ से अधिक है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम पूंजीगत व्यय में 1 लाख करोड़ से आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए धनराशि का प्रबंधन रख रहे हैं। हमारा अपना वैसे तो सबको जानकारी है ही, समृद्ध मध्य प्रदेश, संपन्न मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश। बगैर संस्कृति के हमारा राज्य अधूरा है और सुखद संपन्न से हमारे राज्य के अंदर गरीबी से लड़ने का, युवाओं को हौसला दिलाने का और इसी आधार पर समृद्धि का मार्ग धारण करने का संकल्प हमारा है। अर्थात सर्वस्पर्शी, समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर हमने इस बजट को फोकस किया है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्रिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का भव्य समापन उत्साह और ऊर्जा के माहौल में संपन्न हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सभी प्रतिभागियों का हृदय से अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और खिलाड़ियों को बेहतर मंच और संसाधन मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिल रही है और युवा प्रतिभाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखंड का युवा नए उत्साह, अनुशासन और समर्पण के साथ देश का नाम रोशन करेगा। आज ये शानदार मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का समापन हो रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रिय खिलाड़ी भाई बहनों, प्रिय छात्र छात्राओं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी में भाग लेने वाले आप सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सच में मेरे लिए भी बहुत ही गर्व और प्रसन्नता का विषय है। खेल के इस उत्सव ने देवभूमि के कोने कोने में जो उत्साह भरा है, हमारे बच्चों के अंदर एक नई जागृति लाने का काम हुआ है, जिसके बारे में अभी रेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया कि न्याय पंचायतों से शुरू होकर विधानसभा स्तर और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ तक पहुँची है। सच में वो बहुत अद्भुत है। भाइयों बहनों, ये मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का ये भव्य समापन केवल एक प्रतियोगिता का अंत नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के खेल की शुरुआत है, जिसके आप सभी सहभागी बन रहे हैं। यह आयोजन हमारे गांव-गांव, न्याय पंचायतों और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। खेल महाकुंभ के रूप में जो एक बीज लगाया गया, एक बीज जो बोया गया, वह आज एक मजबूत विशाल वट वृक्ष बनकर हमारे सामने खड़ा है, जिसकी छाया में आज लाखों युवा खिलाड़ी अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, एक नया आकार दे रहे हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस वर्ष खिलाड़ियों की भागीदारी पिछले वर्षों से काफी आगे निकल गई है, एक रिकॉर्ड बना गई है। पहले के रिकॉर्ड पीछे छूट गए हैं और इस वर्ष लगभग 2,50,000 खिलाड़ियों ने इस आयोजन में भाग लिया, ऐसा बताया गया है। और सच में इतनी बड़ी भागीदारी ये संकेत देती है कि उत्तराखंड अब देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि भी बन चुका है। साथ ही मुझे ये जानकर विशेष संतोष हुआ कि इस आयोजन में 11 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खिलाड़ियों के खातों में भेजी जा रही है। मैं इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत खेल के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों के माध्यम से आज देश के अंदर खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिल रही है। आज हमारे देश में फिटनेस एक जन आंदोलन बन चुका है। साथ ही हमारे युवा पीढ़ी खेलों के प्रति एक नए उत्साह और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत ओलंपिकों, पैरा ओलंपिकों, एशियाई खेल, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सभी खेल का कोई मैदान हो, भारत के खिलाड़ी आज शान से भारत का तिरंगा लहराते हैं, ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। कई खेलों में भारत ने विश्व पटल पर अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेलों को नई प्राथमिकताएं मिली हैं, खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन मिल रहे हैं। आज हमारे स्टेडियमों, प्रशिक्षण केंद्रों और सुविधाएं अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए भी सक्षम बन चुकी हैं। इस दिशा में
हमारी सरकार शीघ्र ही आगे बढ़ते हुए स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान पर भी काम कर रही है। उसके अंतर्गत 23 स्थानों पर अकादमी बनाए जाने का काम किया जा रहा है। इसके माध्यम से 920 एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी अच्छा प्रशिक्षण उच्च स्तर का प्राप्त कर सकेंगे, जिससे खेल प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच मिलेगा, अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा। मैं प्रदेश के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि इन अवसरों का लाभ उठाएं, खेलों से जुड़ें और अपनी प्रतिभा को नई दिशा दें। उत्तराखंड के साथ साथ भारत का नाम विश्व पटल पर स्थापित करें। आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर राजधानी में बढ़ते अपराधों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। पार्टी नेता कुलदीप कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। उन्होंने दावा किया कि एक ही दिन में 6 हत्याओं की घटनाएं सामने आईं, जो कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। विपक्ष की ओर से ये सवाल भी उठाया गया कि आखिर राजधानी में अपराध रुक क्यों नहीं रहा। नंदनगरी इलाके में एक नाबालिग बच्चे के पिता को गोली मारने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा गया कि आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में मांग की गई कि संबंधित एजेंसियां तत्काल सख्त कार्रवाई करें और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। दिल्ली में लगातार आए दिन, हर शाम, हर दिन, हर दोपहर, हर रात लगातार दिल्ली में कानून व्यवस्था जो है वो हाथ से निकलती जा रही है। इस दिल्ली ने देखा कि कैसे एक ही दिन में दिल्ली में 6 मर्डर हुए और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी दिल्ली में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी ताजी घटना जो कल की है, जिसमें पहले दिल्ली में जब कोई रोड रेस की घटना होती थी या कोई अपराधी किसी को मारने जाते थे या कोई लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, तो जब भी कोई बीच बचाव करने दूसरा आदमी बीच में आता था तो हमेशा वो मामला वहां खत्म हो जाता था। आज दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, इतने बुलंद हो चुके हैं कि कल नंदनगरी के अंदर एक नाबालिग बच्चे को जब कुछ बदमाश मार रहे थे, पीट रहे थे, तो कैसे उसके पिता जब उसको बचाने बीच में आते हैं तो उनके पिताजी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दिल्ली देश की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीना ठोक के कह रही है कि हम बाहर से विदेशों डेलीगेट्स आ रहे हैं, हम एआई सबमिट करा रहे हैं। आप सोचिए कि देश की राजधानी में ऐसी ऐसी वारदात हो रही हैं, आखिर इसका क्या मैसेज जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं आज भारतीय जनता पार्टी से, 4 इंजन की सरकार से, कि आखिर दिल्ली में अपराधों पे लगाम क्यों नहीं लग रही है। आप सोचिए, बीच बचाव कराने वाले, अपने बच्चे को बचाने के लिए बीच में आने वाले पिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले त्रिलोकपुरी के अंदर एक व्यक्ति को एक एडवोकेट बचाने के लिए आते हैं और पीछे से उनकी गोली मार दी जाती है। वो तो शुक्र है कि वो उनकी डेथ नहीं हुई, वो बच गए। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? क्या कर रही है कानून व्यवस्था? क्या कर रही है भाजपा की सरकार? 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार ने दिल्ली में कानून व्यवस्था को पूरी तरह ठप करने का काम किया और आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। इतना अभी आपने द्वारका केस में देखा कि पुलिस कब जागती है, जब सोशल मीडिया पे दबाव बन जाता है, तब उसके पिता पर एफआईआर दर्ज की जाती है। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपने नाम बदलने की राजनीति बहुत कर ली, कुछ काम की राजनीति कीजिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक करने की राजनीति कीजिए। क्या मैसेज आज देश में जा रहा है, जहां देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम